हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रेप मित्रा टेट। तो दोस्तों, जो हमारे यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड की जो सीरीज चल रही है उसकी अगली वीडियो के साथ हम यहाँ पे हाजिर हैं। आज की वीडियो में भी 10 प्रश्न हम क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे। आज की वीडियो का जो हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 41, आप देख सकते हो कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक के यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। तो बेसिकली जो हमारे बात हो रही है यहाँ पे राइट टू एजुकेशन 2009, RT 2009, उसमें जो प्राइमरी एजुकेशन है 1 से 5 तक होता है, जो उसमें हमारा जो स्टूडेंट और टीचर जो रेशियो है उसकी बात की गई है। तो ये पूछ रहा है कि अगर जो हमारे बच्चे हैं प्राइमरी एजुकेशन में 200 से ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं तो जो प्राइमरी स्कूल होगी 200 से ज़्यादा बच्चे होने पर टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका कि 30:1 होना चाहिए, यानी कि 30 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए। 45:1 होना चाहिए, 40:1 होना चाहिए, या 50:1 होना चाहिए। इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा अगर 200 से ज़्यादा बच्चे होते हैं? तो जो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि 40:1, कि 40 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए अगर 200 से ज़्यादा क्या होते हैं, बच्चे होते हैं आपके प्राइमरी स्कूल में। ये 40:1, 40 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए, फिर ये हमारा राइट आंसर होगा। अब देखते हैं कि जो अगली जो हमारी यहाँ पे टेबल है इसमें थोड़ा डिटेल में बताई गई ये चीज़ें कि जो हमारे यहाँ पे, हाँ एक मिस हो गया, कि अगर 30 स्टूडेंट तक होते हैं किसी प्राइमरी स्कूल में तो कहा गया है कि एक टीचर होना चाहिए वहाँ। अगर 60 स्टूडेंट तक होते हैं 30 से 60 के बीच तो फिर 2 टीचर होने चाहिए। अगर 60 से आपके 90 के बीच होते हैं तो 3 टीचर होने चाहिए। अगर 90 से और 120 के बीच होते हैं तो 4 टीचर होने चाहिए। और अगर 120 से 200 तक होते हैं तो 5 टीचर होने चाहिए और एक हेड मास्टर होना चाहिए। और अगर 200 से ज़्यादा हैं तो प्रत्येक 40 टीचर पे एक स्टूडेंट होना चाहिए। 40-40 का ग्रुप बनाओ, 200 से ज़्यादा हैं तो एक टीचर तो होना ही चाहिए और एक हेड मास्टर होना चाहिए। ये हमारा पूरा डिटेल में आपने देख दिया कि RT 2009 के हिसाब से टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या होना चाहिए। और आप एक चीज़ जानते हो कि RT 2009 है जो, वो किसकी बात करता है? वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, उसकी बात करता है 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। यानी कि 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए, इसकी बात करता है हमारा RTE 2009। और अगर मैं ये एक चीज़ और को इसी में ऐड करूँ कि जो 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं उनको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए, ये हमारे किस आर्टिकल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है? तो ये हमारा आर्टिकल जो 21 ए होता है, अनुच्छेद 21 ए, उसमें ये बात कही गई है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा हमने क्या किया था, 21 ए आर्टिकल जोड़ा था अपने संविधान में, जिसमें ये बात कही गई है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी स्टेट को। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा आज का। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में किस शिक्षा संरचना को स्वीकार किया गया था? तो आप जानते हो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ये हमारी क्या थी, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी भी थी। और ये जो हमारी फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी ये हमारा जो कोठारी कमीशन था इसके रिकमेंडेशन के बाद आई थी। तो यहाँ पे बात की गई है कि उन्होंने जो शिक्षा संरचना है, एजुकेशन जो पैटर्न है, किस पैटर्न को फॉलो करने की बात की थी। ऑप्शन नंबर ए है आपका, उन्होंने कहा था कि 5+3+2+2+3 ये वाला होना चाहिए। या उन्होंने बात की थी कि 8+2+2+3 ये होना चाहिए। या उन्होंने बात की थी कि 8+4+3 इस हिसाब से होना चाहिए। या उन्होंने बात की थी कि 10+2+3 इस हिसाब से होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कोठारी कमीशन था, उन्होंने बात की थी कि जो एजुकेशन पैटर्न होना चाहिए वो 10+2+3 होना चाहिए। 10 साल का आपका होना चाहिए क्या, सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा। और 2 साल की आपकी होनी चाहिए हायर सेकेंडरी, उच्च माध्यमिक शिक्षा। और 3 साल का आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। इस हिसाब से इन्होंने क्या कहा था, 10+2+3 इस हिसाब से हमारा एजुकेशन पैटर्न होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि जो, ओके सॉरी पीछे आ गए मैं, एक मिनट, ये था हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कोठारी कमीशन की बात कह रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग
ने बजट का कुल कितने प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का सुझाव दिया था। वही हमारा जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें जो हमारा बजट होता है उसका कितना प्रतिशत शिक्षा पे खर्च होना चाहिए, ये कितना प्रतिशत होना चाहिए। ऑप्शन आप देख सकते हो यहाँ पे कि 4% होना चाहिए, 6% होना चाहिए, 10% होना चाहिए, 8% होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए कोठारी कमीशन के हिसाब से, तो इन्होंने कहा था कि जो हमारा शिक्षा पे खर्च होना चाहिए वो हमारे बजट का कितना होना चाहिए, 6% होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो मुदालियर कमीशन था उसका कार्य क्षेत्र क्या था। मुदालियर कमीशन का कार्य क्षेत्र क्या था जी। ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक शिक्षा था, ऑप्शन नंबर बी है उच्च शिक्षा था, ऑप्शन नंबर सी है माध्यमिक शिक्षा था, ऑप्शन नंबर डी है संपूर्ण शिक्षा था। तो आप जानते हो कि मुदालियर कमीशन कब आया था, 1952 में आया था। और ये किस चीज़ की बात करता है, तो ये हमारा बात करता है माध्यमिक शिक्षा की बात करता है। यानी माध्यमिक शिक्षा की बात, माध्यमिक शिक्षा में जो सुझाव होते हैं उसको देने के लिए मुदालियर कमीशन आया था। और मुदालियर कमीशन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग है वो कब आया था, 1952 हो जाएगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, मुदालियर कमीशन को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता वो क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर सी हो जाता, माध्यमिक शिक्षा इसका क्या था, कार्य क्षेत्र था मुदालियर कमीशन का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये बताइए जी, ये किस अनुच्छेद में किया गया है कि जो हमारे 14 साल तक के बच्चे होंगे उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए। किस आर्टिकल में बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के। ऑप्शन नंबर ए है आपका 40वें या 42वें में, ऑप्शन नंबर सी है 45वें में, ऑप्शन नंबर डी है 46वें में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 45वां जो आर्टिकल है हमारा, यानी अनुच्छेद 45, उसमें कहा गया है कि जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 45वें अनुच्छेद में ये बात कही गई है। और यहाँ पे एक चीज़ देखो, जो हमने अभी बात की थी RT 2009 के हिसाब से, तो वहाँ पे हमने कहा था कि 21 साल तक के जो बच्चे होते हैं, सॉरी आर्टिकल 21 ए जो होता है उसमें ये बात कही गई थी कि जो 6 से 14 साल तक के बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये बात कही गई थी। और यहाँ पे जो 45वां आर्टिकल है तो ये पहले से था हमारे किसमें, संविधान में। तो उसमें ये बात की गई थी कि 14 साल तक के बच्चे को फ्री एंड 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। तो वो अलग है हमारा और ये हमारा क्या है, अलग है। दोनों में थोड़ा सा फर्क ये है कि 21 में ये बात की गई है 6 से 14 को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, और यहाँ पे जो बात की गई है तो यहाँ पे ये बात की गई थी कि 14 साल तक के बच्चे को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। तो ये था जी, दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आर्टिकल 45 में ये बात कही गई है। अगला क्वेश्चन देखो आज का, शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समवर्ती सूची में कब लाया गया। ऑप्शन नंबर ए है आपका कि 1950 में, ऑप्शन नंबर बी है 1986 में, ऑप्शन नंबर सी है 1952 में, तो ऑप्शन नंबर डी है 1976 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 1946। तो बेसिकली जो हमारा समवर्ती सूची होती है उसका मतलब ये हुआ कि समवर्ती सूची में वो विषय होते हैं जिन पे हमारा क्या होता है, केंद्र प्लस राज्य दोनों मिलकर के क्या, दोनों की सहमति से क्या बनाया जाता है, ये कानून बनाए जाते हैं। यानी कि उन पे दोनों से समवर्ती सूची में जो विषय होते हैं उन पे दोनों अपने उनमें दोनों अपने नियम बना सकते हैं। कुल मिला के केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। दोनों उसमें क्या कर सकते हैं, अपने जो भी नियम कानून होते हैं वो बना सकते हैं समवर्ती विषय में। तो ये हमारा जो 42वां संशोधन था 1976 में, तो उसमें हमने क्या किया था कि राज्य सूची से हटा करके शिक्षा को किस में डाल दिया था, समवर्ती सूची में। यानी कि अब हमारा केंद्र और राज्य दोनों क्या कर सकते हैं, जो भी शिक्षा होती है उस पे अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, अपने नियम कानून बना सकते हैं। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि जैसे कई राज्य होते हैं वहाँ पे सिलेबस में थोड़ा बहुत डिफरेंट मतलब डिफरेंस भी कर देते हैं वो चीज़ों में। जैसे आप जानते हो कि आप ये जानते हो बंगाल या इनमें कंट्रोवर्सी थोड़ा बहुत रहती है कि उन्होंने, ममता बनर्जी ने अपना सिलेबस चेंज कर दिया
आप सुनते ही होंगे ये खबरें। तो ये कैसे कर पाते हैं वो, क्योंकि जो शिक्षा होती है वो हमारे समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, यानी कि राज्य सरकार भी चाहे तो अपने हिसाब से क्या कर सकता है, चीज़ों में थोड़ा बहुत मतलब जो हमारा सिलेबस होता है उसमें परिवर्तन कर सकता है। बाकी भी और भी चीज़ें होती है जो शिक्षा से रिलेटेड, उनमें क्या कर सकते हैं वो परिवर्तन कर सकते हैं, राज्य भी और केंद्र भी दोनों। हाँ, आपने इसका बेसिकली सबसे प्राइम एग्जांपल ये देखा होगा कि जब हमारा जैसे जो प्राइमरी एजुकेशन में आपने देखी रही होंगी बुक्स रहती हैं, तो उनके जो नाम रहते हैं वो भी हमारे उस हिसाब से रखे रहते हैं, मतलब राज्य सरकार के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनमें। जैसे आपके राज्य के हिसाब से, जैसे राजस्थानी है, या आप जहाँ से भी हो आप बिलोंग करते होंगे जिस भी स्टेट से, तो उसमें वहाँ के जो मतलब कल्चर है या वहाँ का जो ट्रेडिशन है उसके हिसाब से बहुत सारे लेसन ऐड किए रहते हैं, आपने देखा होगा उसके सिलेबस में। तो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि ये किस में आता है, समवर्ती सूची में आता है शिक्षा। तो इसका राइट आंसर था 1976। समवर्ती सूची में कब ला गया, 1976। अगला क्वेश्चन देखिए आज का। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। अब ये देखिए कि बहुउद्देशीय जो विद्यालय होंगे उसको खोलने का सुझाव किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए है आपका ताराचंद समिति, ऑप्शन नंबर बी है मुदालियार कमीशन, ऑप्शन नंबर सी है हार्टांग, ऑप्शन नंबर डी है कोठारी कमीशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा, वो है आपका हार्टांग। जो हार्टांग कमीशन था उसने कहा था कि बहुउद्देशीय विद्यालय खुलने चाहिए। बहुउद्देशीय विद्यालय क्या होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुउद्देशीय किसने दिया था ये सुझाव, तो ये हमारा दिया था किसने, हार्टांग जो कमीशन था उसने दिया था। और जो हार्टांग कमीशन था ये 1929 में क्या किया था, जो साइमन कमीशन आया था उसी ने क्या किया था कि जो इंडिया में एजुकेशन है उसकी जो स्थिति है उसके स्थिति और उसमें सुधार के लिए हर्टांग कमीशन नियुक्त किया था। तो उन्होंने क्या कहा था कि उन्होंने सुझाव दिया था कि जो हमारे स्कूल हैं यहाँ पे वो बहुउद्देशीय क्या होने चाहिए, विद्यालय खोलने पड़ेंगे, मतलब बहुउद्देशीय विद्यालय क्या होने चाहिए, खुलने चाहिए, उन्होंने ये कहा था। तो बेसिकली जब उन्होंने देखा था कि जो इंडिया है उसमें मतलब विद्यालयों की संख्या बढ़ाई थी उन्होंने, तो इससे क्या हो गया था कि शिक्षा का स्तर घट गया था। तो इसीलिए उन्होंने उसको मतलब ये देखने के लिए कि शिक्षा का जो स्तर है वो किस प्रकार से है, उसके लिए जो साइमन कमीशन इंडिया में आया था, आप जानते हो साइमन कमीशन के बारे में, उसी ने 1929 में जो हार्टांग कमीशन था इसको नियुक्त किया था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने बात की थी जो हमारा जो हमारा ये एजुकेशन है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, तो आप यहाँ पे देख सकते थे कि भारतीय शिक्षा आयोग ने कहा था कि भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ने कहा था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने कहा था, ये आपका माध्यमिक आयोग, अच्छा ये इसने कहा था। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा कि किसने कहा था कि आपके जो भारत हैं उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होते हैं उनकी स्थापना होनी चाहिए, किस कमीशन ने कहा था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है आपका, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने ये बात कही थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जानते हो आपकी 1917-18 के दौरान कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जो है इसका गठन हुआ था। इसको आप सैडलर कमीशन के नाम से भी जानते हो। तो सैडलर कमीशन था जो, इसने क्या कहा था पहले, बेसिकली ये जो हमारा कमीशन था इसकी जो स्थापना हुई थी, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था उसमें जो हमारा मतलब कलकत्ता विश्वविद्यालय था उसकी जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें जो दिक्कत आ रही थी उसमें सुधार के लिए इसका गठन किया गया था सैडलर कमीशन का। तो जब इन्होंने उसका अध्ययन किया वहाँ जाके, तो इन्होंने बेसिकली उस टाइम होता क्या था कि जो इंटरमीडिएट की क्लासेस होती थी वो भी हमारे कॉलेज के साथ में अटैच होती थी। तो इन्होंने यही कहा था कि इंटरमीडिएट यानी कि जो इंटरमीडिएट तक की क्लास है उनको अलग कर दो कॉलेज, जिससे कॉलेज पे क्या होगा, लोड कम पड़ेगा, तो एजुकेशन में भी क्या होगा, वहाँ से सुधार हो जाएगा। फिर उन्होंने ये कहा था कि प्रत्येक प्रांत में क्या हो, आपका एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाए। उन्होंने ये कहा था कि माध्यमिक जो शिक्षा है उसमें क्या है, कमी है, अगर हम उसमें सुधार करते हैं तो आगे जो हमारा विश्वविद्यालय मतलब
कॉलेज एजुकेशन होगी उसमें डेफिनेटली क्या हो जाएगा, सुधार हो जाएगा। तो इन्होंने कहा था कि प्रत्येक प्रांत में एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन करना चाहिए। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग या सेडलर कमीशन ने ये बात कही थी। अगला प्रश्न देखते हैं आज का। अगला प्रश्न है कि वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था। वर्धा शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था जी? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए 1936, ऑप्शन नंबर बी 1937, ऑप्शन नंबर सी 1938, ऑप्शन नंबर डी 1939। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या, 1937। तो बेसिकली जो वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था 1937 में हुआ था। इसमें जो महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी ने भी वही चीज़ें कही थी कि 8 से 14 साल के बच्चों को हमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देनी चाहिए। बाकी इन्होंने मदर टंग की बात कही थी कि मदर टंग पे जो हमारा एजुकेशन मतलब पढ़ाने का जो तरीका होगा वो मदर टंग होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए। अगला इन्होंने ये कहा था आपका कि जो वो वाली बात भी की थी इन्होंने कि एजुकेशन के साथ साथ में हम उनको क्या करें, स्किल डेवलपमेंट वाली बात भी कही थी कि कुछ ना कुछ जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह होता है वो इन्हें सिखाया जाए, कौशल, जिससे वो मतलब पढ़ाई के साथ साथ जो जीवन यापन के लिए ज़रूरी काम होते हैं उनको भी सीखे। जैसे उन्होंने कहा था कि पढ़ाई के साथ में उनको कृषि के बारे में भी पढ़ाया जाए, हैंडीक्राफ्ट पढ़ाया जाए, ये कताई बुनाई वगैरह ये भी साथ साथ पढ़ाया जाए। इन्होंने इस चीज़ की सिफारिश की थी। तो जो वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था वो 1937 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो है हमारा खेर समिति सेकंड यानी द्वितीय ने बेसिक शिक्षा की अवधि कितने वर्ष प्रस्तावित की थी। जो खेर समिति थी उसने जो बेसिक शिक्षा होती है, बेसिक एजुकेशन, वो कितने वर्ष की प्रस्तावित की थी, कितने वर्ष की होनी चाहिए बेसिक एजुकेशन। ऑप्शन नंबर ए है 5 ईयर, ऑप्शन नंबर बी है 6 ईयर, ऑप्शन नंबर सी है 7 ईयर, ऑप्शन नंबर डी है आपका 8 ईयर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने क्या कहा था कि जो बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए वो कितने साल की होनी चाहिए, 8 ईयर की होनी चाहिए। किसने? खैर समिति जो सेकंड आई थी उसने बेसिक एजुकेशन की बात की थी। आप जानते हो कि जो खैर समिति थी, ये जो खैर कमीशन है ये हमारा ऑफिशियल जो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज कमीशन भी इसको कहता है। भाषा आयोग, राष्ट्रीय भाषा आयोग भी इसे कहते हैं। 1955 में इसका गठन किया गया था और 1956 में इसने क्या की थी, अपनी रिपोर्ट दी थी। बेसिकली जो हमारा लैंग्वेज होगी वो क्या होनी चाहिए एजुकेशन की, इस पे इसकी रिपोर्ट दी गई थी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो बनाने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।